हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 5 पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए, फिगर 1 में आप यहां देख सकते हैं ईस्टर्न गढ़वाल के ब्यूगाल में चारा चरती हुई कुछ भेड़ें दिखाई है, शिप्स। ब्यूगाल में ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर वास्ट नेचुरल पेस्चर्स होते हैं। विंटर में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय माउंटेन साइड यानी कि पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, रूट्स और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मॉनसून तक ये पेस्चर्स में हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। इस चैप्टर में आप नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट यानी ऐसे पेस्टोरलिस्ट जो एक जगह पर ज्यादा देर तक ठहरते या रुकते नहीं हैं, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नोमाड्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। पेस्टोरलिस्ट के पास भेड़ बकरियों का झुंड होता है, तो किसी के पास कैमल या कैटल। क्या उन्हें देखकर कभी आपने इस बारे में सोचा कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वो कैसे रहते हैं, उनकी अर्निंग कैसे होती है और उनका पास्ट क्या था? पेस्टोरलिस्ट को हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में बहुत ही रेयर जगह मिल पाती है। जब भी आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो हिस्ट्री की क्लासेस हो या इकोनॉमिक्स की, सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार कारीगरों, आर्टिशंस के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन पेस्टोरलिज्म के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं। मानो उनकी लाइफ में कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की मॉडर्न सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका है, जैसे उनका टाइम चला गया है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि इंडिया और अफ्रीका जैसी सोसाइटीज में पेस्टोरलिज्म का कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ आप जानेंगे कि कॉलोनियलिज्म ने उनकी लाइफ पर कितना पावरफुल गहरा इम्पैक्ट असर डाला है और इन कम्युनिटीज ने मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर का किस तरह से सामना किया है। इस चैप्टर में हम पहले इंडिया और उसके बाद अफ्रीका के पेस्टोरलिस्ट की लाइफ पर फोकस करेंगे। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है पेस्टोरल नोमाड्स एंड देयर मूवमेंट्स। पेस्टोरल नोमाड्स और उनकी मूवमेंट। 1.1 लेते हैं, इन द माउंटेन्स। पहाड़ों में वो कैसे हैं? जम्मू एंड कश्मीर के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड रखते हैं। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग अपने कैटल्स के लिए पेस्चर्स यानी घास चारा की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो यहीं सेटल हो गए, यहीं बस गए। इसके बाद वो विंटर समर, सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग ग्रेजिंग ग्राउंड्स में जाने लगे। विंटर में जब ऊंची जो पहाड़ियां होती है वो बर्फ से ढक जाती, तो वो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर अपना डेरा डालते थे। विंटर में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। अप्रैल के एंड तक वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगते, गर्मियों के ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते हैं। वो फिर पंजाल को पार करते हुए, पीर पंजाल को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर
पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से जानवरों का पेट भी भर जाता और उन्हें न्यूट्रिशियस खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के एंड में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वो वापस अपने नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वो निचली पहाड़ियों में चले आते थे। पास के ही पहाड़ों में एक और कम्युनिटी रहती थी। हिमाचल प्रदेश की इस कम्युनिटी को गद्दी कहते हैं, शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये लोग भी मौसम के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। वो भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने जानवरों को झाड़ियों में चराते हुए विंटर बिताते थे। अप्रैल आते आते वो नॉर्थ की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियां लाहुल और स्पीति में बिताते थे। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे रास्ते खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में हुई घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वो दोबारा वापस चल पड़ते। रिटर्न में वो लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ टाइम के लिए रुकते। इसी बीच वो गर्मियों की फसल काटते और सर्दियों की फसलों को वहां बो देते थे और आगे बढ़ते थे। यहाँ से वो अपने झुंड लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड में चले जाते और अगली नेक्स्ट अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर वो दोबारा गर्मियों के पैस्चर की तरफ निकल पड़ते थे। तो चलिए अब जरा और ईस्ट की तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर कैटल हर्डर्स सर्दियों में भाबर के ड्राई फॉरेस्ट की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले आते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे पैस्चर्स की तलाश में 19वीं सेंचुरी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं सेटल हो गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल पैस्चर्स बदलते रहने का ये चलन, ये साइकिल हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज में दिखाई देता है। आपने देखा हर एक कम्युनिटी सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी कम्युनिटीज के लोग भी इसी तरह पेस्टोरिस्ट थे। ये सभी कम्युनिटीज सीजनल चेंज के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले पेस्चर्स की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती तो वो किसी और पेस्चर की तरफ चले जाते थे। इस मूवमेंट से पेस्चर्स ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली लौट आती थी। सोर्स ए पढ़ते हैं। 1850 के दशक में जीसी बेंस ने कांगड़ा के गुज्जरों का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से किया था। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर पेस्टोरल ट्राइब्स हैं। वो लगभग ना के बराबर खेतीबाड़ी करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती है तो गुज्जर के पास गाय भैंस। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध, घी और कैटल से मिलने वाली दूसरी चीजें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द यानी मैन कैटल को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते हैं। इसी बीच वो जंगल में अपने झुंड के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हांडियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती थी। उनकी हांडियों में दूध, मक्खन और घी एटसेट्रा रहता था। वो सिर्फ उतनी ही चीजें बाजार में ले जा पाती थी जितनी घर चलाने के लिए काफी हो। गर्मियों में गुज्जर अपने झुंड को लेकर सबसे ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी घास मिल जाती थी
और वो न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्म, ऐसे मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती थी। बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता था जो मैदानों में उनका जीना मुश्किल कर देती थी। G.C. Barnes, सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा 1850 to 18। फिगर 2 देखते हैं। सेंट्रल गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप। गुज्जर कैटल हर्डर्स बुग्याल में मिलने वाले रिंगल, एक तरह का हीली बांबू है, और घास से बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल वर्क प्लेस के रूप में भी होता है। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। इन रिसेंट ईयर्स वो बस और ट्रक्स में भरकर भी दूध ले जाने के लिए जाते थे। ये मंडप 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंस इसमें ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती थी, इसलिए। फिगर 3 में आप देख सकते हैं गद्दीज ऊन उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास उहल काटी। न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। भाबर यानी गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला ड्राई फॉरेस्ट का इलाका है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। फिगर 4 में गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदान धार से नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ टाइम रुककर वो अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता है, बाद में उनका ऊन उतारा जाता है। 1.2 लेते हैं। ऑन द प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। पैस्टोरलिस्ट सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वो प्लेटूज, प्लेन्स और डेजर्ट में भी रहते थे, बहुत ज्यादा संख्या में। धांगर महाराष्ट्र का एक जाना माना पेस्टोरल कम्युनिटी है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर शेफर्ड थे। हालांकि कुछ लोग ब्लैंकेट बनाते थे, जबकि कुछ भैंस को पालते थे। धांगर शेफर्ड्स बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटूज में रहते थे। ये एक सेमी एरिड रीजन था, जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी घास उपजाऊ बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कांटे वाली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी ड्राई क्रॉप्स के लिए एक वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धांगर बाजरे की कटाई करते थे और पैस्चर्स की तलाश में वेस्ट की तरफ चल देते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वो अपने झुंड के साथ कोंकण के इलाके में जाकर वो अपना डेरा डालते थे। अच्छी बारिश और रिच सॉइल की बदौलत कोंकण जैसे इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी पीजेंट्स भी इन शेफर्ड का दिल खोलकर स्वागत करते थे। क्यों? जिस समय धांगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के पीजेंट्स को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को राबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। धांगरों के खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को वो खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद भी मिल जाती थी। कोंकणी पीजेंट्स धांगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वो वापस अपने प्लेटू रीजन में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के ग्रेन्स बहुत कम होते थे। मॉनसून की बारिश शुरू होते ही धांगर कोंकण और कोस्टल एरियाज छोड़कर ड्राई प्लेटूज की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीली मॉनसून कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं।
फिगर 5 में आप देख सकते हैं वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट में ग्रेजिंग करते राइका कम्युनिटी के कैमल्स। यहां पर मिलने वाली सूखी और कांटे वाली झाड़ियों के सहारे सिर्फ कैमल ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इनफ फूड पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरने जाना पड़ता है। न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली क्रॉप्स, राबी विंटर क्रॉप्स जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, और स्टेबल ठूंठ पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़, रूट्स। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी ड्राई सेंट्रल प्लेटू घास और पत्थरों से कवर्ड थे। इनमें कैटल्स, भेड़ बकरियां को ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला कम्युनिटी के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा कम्युनिटी भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने हुए कंबल, ब्लैंकेट्स बेचते थे। वो अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। माउंटेन पेस्टोरलिस्ट से बिल्कुल अलग यहाँ के पेस्टोरलिस्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, सर्दी या गर्मी वो तय नहीं करता था। ये लोग बरसात और ड्राई सीजन के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। ड्राई सीजन में वो कोस्टल ट्रैक्ट्स की तरफ चला आते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मॉनसून के दिनों में कोस्टल एरियाज में जिस तरह की स्वैम्पी वेट कंडीशन यानी गीले दलदली कंडीशन हो जाती थी, वो सिर्फ भैंसों को ही अच्छी लगती थी। ऐसे टाइम में बाकी जानवरों को ड्राई प्लेटूज में ले जाना जरूरी था। ग्रेजियर्स में एक जाना पहचाना नाम है बंजारे यूपी, पंजाब, एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में क्रॉप्स और पेस्चर के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर, प्लो कैटल और दूसरी चीजें बेचते थे। वो जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे पेस्चर लैंड की हमेशा तलाश में रहते थे। सोर्स बी पढ़ते हैं। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरण में हमें पेस्टोरल ग्रुप्स की जिंदगी की झलक मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी जर्नी के दौरान गोला कम्युनिटी की विजिट की। अपने इस एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने लिखा, उनकी फैमिलीज जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ वो थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के इलाकों में जाकर डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में 7-8 यंग मैन आसानी से आपको मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराने जाते हैं, जबकि बाकी अपनी खेती संभालते हैं। और टाउन्स यानी कस्बों में फायरवुड्स, स्ट्रॉ फॉर थट यानी कि छप्पर के लिए स्ट्रॉ सप्लाई करते थे। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन, द जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द सेंट्रल ऑफ मैसूर, कनारा एंड मालाबार, लंदन 1807। एक्टिविटी दी गई है, राइट ब्रीफली अबाउट व्हाट दे टेल यू अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क अंडरटेकन बाय मैन एंड वुमेन इन पेस्टोरल हाउसहोल्ड। इन सोर्स के आधार पर ब्रीफली बताइए कि पेस्टोरल फैमिलीज के मैन एंड वुमेन क्या क्या काम करते थे। तो मैन यूजुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, दे ग्रेज द कैटल and frequently lie out for weeks in the woods tending their herds. Women on the other hand repair to the market every morning carrying basket filled with milk products on their heads. दूसरा है, why do you think pastoral groups often live on the edge of forest? आपको क्या लगता है pastoral groups
जंगलों के आसपास ही क्यों रहते हैं? Pastoral groups often live on the edges of forest so that they can easily go to the towns to sell the produce of the dairy. राजस्थान के डेजर्ट में राइका कम्युनिटी रहती थी। इस रीजन में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती या बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राइका खेती के साथ पेस्टोरलिज्म का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राइका अपने गांवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही पेस्चर्स मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये पेस्चर्स सूखने लगते थे, तो ये लोग नए पेस्चर और पानी की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और नेक्स्ट मॉनसून में ही वापस लौटते थे। राइकाज का एक ग्रुप कैमल्स पालता था, उन्हें मारू राइकाज कहते थे, जबकि दूसरा भेड़ बकरियां पालता था। फिगर 6 में आप देख सकते हैं अपने ऊंट के साथ एक कैमल हर्डर्स। ये राजस्थान में जैसलमेर के नज़दीक थार डेजर्ट है। इस रीजन के कैमल हर्डर्स को मारू राइकाज और उनकी बस्ती सेटलमेंट को ढंडी कहते हैं। फिगर 7 में आप देख सकते हैं वेस्टर्न राजस्थान में बलोत्रा में कैमल फेयर हो रहा है। कैमल हर्डर्स यहाँ को खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। मेले में मारू राइका कैमल की ट्रेनिंग में अपनी एक्सपर्टाइज का भी प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात से हॉर्सेस, घोड़े भी लाए जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि पेस्टोरल ग्रुप्स की लाइफ कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि झुंड एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और पेस्चर मिल सकते हैं। उन्हें ना सिर्फ एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही टाइम चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से टेरिटरीज से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं मिलेगी। जर्नी के दौरान उनके रास्ते में पड़ने वाले फार्मर्स से भी अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ती थी, ताकि उसके जानवर फार्मर्स के खेतों में घास खा सके और उनको मैन्योर द सॉइल, उपजाऊ बनाने के लिए प्रोवाइड करें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और हर्डिंग, कल्टीवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग, ये सारे काम भी करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि कॉलोनियल रूल के दौरान यानी अंग्रेजों के ज़माने में पेस्टोरलिस्ट की लाइफ किस तरह से चेंज हो गई। फिगर 8 में ए कैमल फेयर एट पुष्कर। फिगर 9 में आप देख सकते हैं मारू राइकाओं की वंशावली बताने वाला एक जीनियोलॉजिस्ट, वंशावली बताने वाला कम्युनिटी की हिस्ट्री बताता है। इस तरह की ओरल ट्रेडिशन से पेस्टोरल ग्रुप्स को अपनी पहचान की सेंस मिलती है। इन ओरल ट्रेडिशन से हम पता लगा सकते हैं कि कोई ग्रुप अपने पास्ट को किस तरह देखता है। फिगर 10 में आप देख सकते हैं पेस्चर्स की तलाश में निकले मालधारी हर्डर्स, उनके गांव कच्छ के रण में, गुजरात में है वो,